दास प्रथा तो सुना ही होगा, पर दहेज दासी शायद ही। पुराने समय से ही बड़े घराने या फिर धनी लोग अपनी बेटी की विदाई के समय कुछ दहेज दासियां अपनी बेटी की सेवा के लिए भेजते थे, जो हर तरह का कार्य करती थी। दासी की बेटी दासी ही होती थी। मेरी माँ भी एक दासी की बेटी ही थी। जाने कितनी पीढ़ियों से ये प्रथा चली आ रही थी। हमारे पिता कौन थे हमें पता था, पर हमारा हक नहीं था उन्हें पिता कहने का। हम बस दासी की बेटियां या बेटे ही कहलाते। पर हमारे अंदर किसी का खानदानी खून बह रहा था, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। मेरी नानी भी एक सेठानी की दासी बनकर आई थी। सेठानी के साथ साथ मेरी नानी को भी गर्भवती कर दिया गया। सेठानी को भी बेटी हुई और मेरी नानी के भी गर्भ में मेरी माँ का जन्म हुआ। पर मेरी नानी एक दासी थी, इसीलिए उसे इंसान समझा ही नहीं जाता। मेरी माँ के जन्म के दूसरे दिन ही वह सेठानी की सेवा करने चली जाती। एक मजबूर औरत यदि वह मर भी जाए तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होता, बल्कि उसके मृत शरीर को चील कौवे की भूख शांत करने के लिए फेंक आते। उसका ना कोई आगे ना कोई पीछे। पर सेठानी को मेरी माँ के आने की खुशी थी कि उनकी बेटी के लिए भी एक दहेज दासी का जन्म हो गया। सेठानी की सास को जब पता चला तो वैद्य से दवाइयाँ मंगवाकर मेरी नानी को दी गई, ताकि वह फिर माँ न बन सके। पूरे दिन रात मेरी नानी अपनी सेठ सेठानी की सेवा करती। जब मेरी नानी माँ के पास आती तो थकी हारी और माँ को गले लगाती। आंखों के आंसू तो सूख चुके थे। टूटे फूटे झरोखों से चांद की रोशनी को देखकर कहती, तू भी मेरी चांद है, पर तेरी भी किस्मत में दाग है। उनकी बातें तो कुछ समझ ही नहीं आती, पर अपने ढेर सारे सवाल जब नानी से पूछती तो थकी नानी की आंखों की नींद में कहीं खो जाती। फिर चूल्हे पर उन दोनों का खाना बना हवेली की तरफ भागती। एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें नानी और माँ थोड़ा समय बिता लेते। बचपन से सेठ सेठानी की फटकार सुनते सुनते माँ बड़ी हो गई। प्यार तो बस नानी से मिला था। सेठानी की बेटी लीना को भी अपनी आंखों के सामने ही बड़ा होते देखा। माँ भी कभी कभी साथ खेल लिया करती, पर माँ को भी बचपन से ही लीना की दासी ही बनाकर रखा। माँ को छोटी दासी कहकर बुलाते। एक दिन माँ ने मेरी नानी से पूछा, माँ लीना के पिता है, मेरे पिता कौन है? नानी ने माँ को अपने पिता का नाम बताया। कहा, लीना के पिता ही तुम्हारे पिता हैं, पर यह बात किसी को मत कहना। जुबान तो बंद कर सकते थे, पर मन में उठे सवालों के सैलाब को कौन रोक सकता था। सेठ को इस आस से देखती कि जैसे लीना को अपने गले लगाकर उसके लिए दुनिया की सारी खुशियाँ उसके पैरों में डाल देते, वैसे मेरे लिए क्यों नहीं, मुझे भी एक बार प्यार से देख लेते। 13 साल की लीना हुई नहीं कि अब हवेली में कुछ लोग लीना को कुछ ना कुछ सिखाने आते, जैसे नृत्य कला, श्रृंगार, यहाँ तक कि नज़ाकत से बात कैसे करते हैं। जब माँ ने नानी से कहा तो कहने लगी, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े ढकोसले। इतना सब सीखने के बावजूद भी उनके पति हम दासियों के आसपास ही भटकते रहते हैं। माँ छिपकर लीना को सब कुछ सिखाते हुए देखती, और जब पकड़ी जाती तो माँ की खूब डांट पड़ती, और कभी कभी तो सेठानी माँ को लकड़ी से खूब मारती। सेठ सेठानी से मार खा खा कर अब तो माँ की चमड़ी भी मोटी हो गई थी। माँ कहाँ मानने वाली थी। जिद इतनी कि पूरी सेठ को ही गई थी। 16 बरस का होते होते लीना के लिए भी अब वर ढूंढने लग गए, पर लीना का खूबसूरत न होने के कारण उसके विवाह में देरी हो रही थी। एक दिन धनी युवक लीना को देखने आया। धनी युवक लीना को देख जाने ही वाला था कि सेठानी ने माँ को आगे कर दिया। कहने लगी, मेरी बेटी के साथ यह तोहफा तो देख लीजिए, मेरी बेटी की दासी। धनी युवक शादी के लिए राजी हो गया। सेठानी ने माँ को आगे तो किया, पर माँ को लेकर दहशत में भी थी, क्योंकि माँ कोई भूली भाली सभी की आज्ञा मानने वाली दासी नहीं थी। मेरी माँ लीना से कहीं बढ़कर थी। माँ कितनी चंचल और हार मानने वालों में से नहीं थी। सेठानी मेरी माँ की आंखों को पढ़ सकती थी, और उसके कुछ समय में ही नानी का स्वर्गवास हो गया। नानी की लाश को चील कौवे को डालने से माँ का कलेजा छलनी हो गया। माँ उस झोंपड़ी में अकेली थी, अकेले रोती।
पर किसी का दिल नहीं पसीजा। सेठानी ने मेरी माँ को समझाया कि माँ बस एक अच्छी दासी बनी रहे, कि पीढ़ियों से यहाँ तुम्हारा काम है, जिसके बदले 2 वक्त का खाना, कपड़े, रहने के लिए छत मिल जाती है। 17 साल की लीना और 17 साल की ही माँ थी। लीना की शादी बड़े धूमधाम से हुई। बड़े बड़े थालों में गहने, कपड़े, फल फूल भर भर कर सेठ सेठानी ने दिए। मेरी माँ के लिए 2 जोड़ी नए कपड़े, जो पहली बार माँ को मिले थे, वरना माँ की किस्मत में तो लीना के उतरे हुए फटे पुराने कपड़े ही थे। लीना की डोली के साथ साथ माँ पैदल चल रही थी। 4-5 दिन रातें चलने के बाद लीना के ससुराल पहुंची थी। सारे सामान उसके कमरे में रखने गए तो उसका कमरा फूलों से महक रहा था। पूरे बिस्तर पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ थीं। मखमली बिस्तर पर बैठी लीना की सास उसका घूंघट सही कर रही थी। मेरी माँ को देख लीना की सास बोली, तू लीना की दासी है ना? तेरी कोठरी हवेली के बाहर है, सुबह आना। माँ जब उस कोठरी में गई तो वही टूटी फूटी दीवारें, एक चूल्हा, चटाई, ओढ़ने को फटी पुरानी चद्दर और कुछ आड़े टेढ़े हो चुके बर्तन, वही जिंदगी जो मेरी नानी जी रही थी। पर माँ यह जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। माँ लीना की जिंदगी जीना चाहती थी। कुछ विचार दिल में चल रहे थे कि तभी एक आदमी आया। कहने लगा, ए दासी, तुझे तेरी सेठानी ने बुलाया है। माँ लीना के कमरे में गई तो लीना रो रही थी। उसका पति पहली रात लीना के साथ नहीं बल्कि माँ के साथ बिताना चाहता था। लीना की सास के पति को समझा रही थी कि पहली रात अपनी पत्नी के साथ बिताए, पर वह तो जिद करके बैठा था कि वह अपनी रात माँ के साथ बिताएगा। माँ ने कहा, ठीक है, पर मुझे लीना का सारा श्रृंगार चाहिए। एक बार तो सभी हैरान हो गए कि वह दासी है, अपनी औकात से ज़्यादा मांग रही थी। लेकिन माँ ने कहा, श्रृंगार करूँगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी, सारा श्रृंगार वापस दे दूंगी। लीना के सारे श्रृंगार धारण कर, इत्र लगाकर माँ बल खाती इतरा कर लीना के पति का मन मोहने लगी। वही सब कलाएं जो लीना को सिखाते वक्त सीखी थी। नज़ाकत, छेड़छाड़ वाली बातों में मिश्री, पति को लुभाने के सारे रस। वह मेरी माँ के मोहजाल में फंसा, माँ के आगे पीछे घूम रहा था। जैसे ही वह माँ के पास आया, माँ के दुपट्टे को हटाने, माँ ने उसका हाथ पकड़ कहा, मैं लीना की दासी हूँ, आपकी नहीं। मुझे क्षमा करें। मैं आपको अपना पति समझ आपको लुभाने की कोशिश करने लगी। लीना का पति इतना बेचैन हो गया कि वह माँ के साथ ही रहना चाहता था। कहने लगा, तुम इतनी सुंदर और आकर्षक हो, तुम सदा मेरे पास रहो। माँ ने थोड़ा बल खाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मालिक, कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो आपने उस कोठरी में रखा है। उस कोठरी तक तो आपके नौकर भी आ जाते हैं। भला मैं कैसे अपनी सुरक्षा कर पाऊंगी? आप मुझ पर अपना अधिकार रखना चाहते हो तो अच्छा होता सिर्फ आप ही अधिकार रखते, पर मुझ पर तो कितने ही लोग अधिकार रखेंगे। अभी तो मैं कुंवारी हूँ, पर आप इतनी हिम्मत कहाँ दिखा पाएंगे? लीना के साथ साथ आप मुझे भी पत्नी के रूप में स्वीकारें। लीना के पति के साथ माँ अक्सर हर रात हंसी मजाक अपनी आंखों और अदाओं से बातें करती, उसे लुभाती। दिन से महीने बीत गए। प्यासा कुएं के पास था, पर पानी की एक बूंद भी न पी सका। यह प्यासा अब छटपटाने लगा था। उसका विवाह माँ से भी हो गया। अब वह माँ का पति भी था, पर कहने को माँ के लिए भी अब एक अलग कोठी थी, पर दासी की कोठी के नाम से जानी जाती थी। सब सुख सुविधाओं से युक्त, पर अधिकार विहीन, क्योंकि अधिकार अभी लीना के पास थे। कोई भी तीज त्योहार, पूजा पाठ उसमें माँ नहीं थी, बल्कि लीना थी। माँ सिर्फ सेठ के बिस्तर की शोभा थी और माँ की महत्वाकांक्षा लीना की जगह पूरी तरह से स्थापित करने की थी। माँ अब दासी नहीं थी। छोटी सेठानी लीना का माँ को आदेश देना बंद हो गया। दासी सेठानी बन गई और यह बात लीना की माँ तक भी जा पहुँची। माँ ने लीना की जिंदगी नरक बना दी थी। वह अपने पति के लिए तरसती रही, रोती रही, अपनी भावनाओं को दबाती रही। माँ एक बुरी दासी के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। लीना की माँ आज माँ के सामने थी,
पर वह जानती थी कि माँ भी क्या है। उसका डर सही साबित हुआ, पर अपनी बेटी को उसके ससुराल में ही रखने को मजबूर थी। अब जैसे भी हो, जीना मरना ससुराल में था। अब हमारी बेटी की किस्मत ही ऐसी है, कहकर चली गई। माँ के गर्भ में अब मैं थी। जब से मेरा अंश अपनी माँ की कोख में पड़ा, बहुत से लोगों का सेठ को समझाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। लोग समझाते कि उसके वंश का चिराग लीना के गर्भ से उत्पन्न संतान ही जानी जाएगी। सेठ अब माँ से दूरी बनाने लगा और लीना के करीब, जिससे लीना भी अब गर्भवती थी। इतिहास अपने आप को दोहराता है। माँ के साथ भी छल हुआ। उसे धोखे से वही दवाई खिलाई थी जिससे माँ को फिर कभी कोई संतान नहीं हुई। लीना के 5 संतान हुई। वक्त के साथ सेठ का झुकाव लीना और उसके बच्चों की तरफ था, पर मुझे ना एक पिता का नाम और ना ही पिता का साथ मिला। पर इस बार माँ मुझे किसी की दहेज दासी बनाने से रोकने के लिए दीवार की तरह खड़ी थी। माँ समझ चुकी थी कि उसने जो चाहा वह हासिल तो किया, लेकिन अधूरा ही था। ना एक पत्नी का हक पाया और ना ही मुझे एक पिता का साथ दिला पाए। वक्त तेजी से बदल रहा था। लड़कियों की शिक्षा जोर पकड़ रही थी। माँ मुझे उस दलदल से निकाल लाई। बस इस बीच माँ ने कठिन परिश्रम किया और खूब तकलीफ देखी, लेकिन उसे अब सुकून मिल रहा था। किसी के बिस्तर पर लेटने से अच्छा माँ ने मजदूरी करना सही समझा। माँ के हाथों में छाले थे, पर माँ का दिल बहुत खुश था। खुले आसमान के नीचे मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर भले ही उसके लिए उसने सारी धन दौलत को छोड़ दिया, मुझे ज़िंदगी देने के लिए। लोग जब मेरे पिता का नाम पूछते, जवाब होता बाप मर गया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि किसी आदमी के बिस्तर की शोभा बनकर धन दौलत में रहने से अच्छा एक झोपड़ा अच्छा, किसी से अपने अधिकारों की भीख मांगने से अच्छा आज़ाद रहने अच्छा। राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।